हेलो एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर रहेगा क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, हिस्ट्री का प्रारंभिक कथन। कब, कहाँ और कैसे। कब, कैसे, कहाँ। ओके। इस चैप्टर में हमें जानना है कि हिस्ट्री में जो चीज़ें हुई वो कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई। ओके, सो लेट्स बिगिन। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो तारीखें होती है हिस्ट्री में वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है। जैसे आपके लिए आपकी जन्म की तारीख बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका बर्थडे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों में जादू में खोए रहते थे। एक टाइम पे इतिहासकार सिर्फ तारीखों के बारे में जानते थे, कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ। इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। मतलब वो सिर्फ यही लिखते थे कि राजा की ताजपोशी कैसे हुई, कौन सा युद्ध कब हुआ। वो सिर्फ राजाओं के बारे में लिखते थे, कुछ भी लिखा जाता था राजाओं को सेंटर में रखकर लिखा जाता था। आप समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय मान सकते हैं। हिस्ट्री को ना तारीखों का पर्यायवाची माना जाता है। आम समझ। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उपजाऊ है। मतलब बहुत लोग कहते हैं कि इतिहास जो है बोरिंग है, हिस्ट्री बस तारीखें ही रटते चलो। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि इतिहास में सिर्फ तारीखें नहीं होती, इतिहास से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। कौन सी चीज़ कब हुई इतिहास में, कौन सी चीज़ कैसे हुई और उसका वर्तमान पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, हमें ऐसी चीज़ें इतिहास से ही जानने को मिलती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। बिल्कुल सही, इतिहास बदलावों के बारे में ही होता है, एक ही चीज़ को लेकर नहीं बैठ जाता। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। मतलब हिस्ट्री में पहले जो चीज़ें होती थी वो किस तरीके की थी, अब जो चीज़ें होती है वो किस तरीके की हैं, और फ्यूचर में चीज़ें किस तरीके की होंगी। तो इन दोनों को हम कनेक्ट करके चलते हैं मोस्टली। उसमें क्या बदलाव आए, क्या चेंजेस आए। जैसे पहले जो था कपड़े बनाने का तरीका था चरखे से काटना, पर अब जो है बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, उनके अंदर कपड़ा बनता है। इस तरह क्या बदलाव आए। जैसे हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हमें समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बात करते हैं। जैसे कि अब हम कहते हैं ना कि पहले ये होता था, बाद में ये होने लग गया, पहले ये होता था, अभी ये होने लग गया। इस तरह की चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। मतलब जब नॉर्मल ज़िंदगी चलती रहती है तो हम डेली क्वेश्चंस नहीं पूछते कि ये क्यों, कैसे, कब हो रहा है। वो सब भाविक होते हैं, होते ही रहते हैं। माना हमें जो कुछ दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। जो चीज़ हम देख रहे हैं हमें ऐसा लगता है वो ऐसी नहीं है, पर नहीं, वो चेंज होती हैं। लेकिन हम सबके सामने अचंभे के क्षण आते हैं कभी कभी। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय घूंट पीता देखकर आपको ये सोचकर हैरानी तो हुई होगी कि ये चाय कब बनी, कहाँ से लाया गया इसको, सबसे पहले किसने बनाकर पी होगी। इस तरह के कुछ सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। और रेलगाड़ी की खिड़की से जब हम रेलगाड़ी में बैठते हैं तो वहां बैठ के सोचते हैं कि रेलगाड़ी कब बनी होगी और किसने बनाई होगी, इतनी स्पीड से चलती है। और अभी हम सोचते हैं कि कौन है ये महान मनुष्य जिसने मेट्रो ट्रेन बनाई है, जिसने इतनी ज्यादा स्पीड में चलने वाली ट्रेनें बनाई हैं। इस तरह के सवाल हमारे दिमाग में आते रहते हैं। रेलगाड़ी से लोग पहले दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह अखबार पढ़ते हुए आप जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि अखबार कब छपते थे, कहाँ छपते थे, सबसे पहले अखबार किसने लिखा होगा, सबसे पहले लिखना किसको आया होगा। इस तरह की कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में हर वक्त चलती ही रहती हैं जब हम कुछ नई चीज़ों के बारे में देखते सोचते हैं। यह जानने के उत्सुक हो जाते होंगे अखबार छपते उस समय चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। ये सारे सवाल ऐतिहासिक सवाल हैं, इनके बारे में सोचने के लिए प्रेरित, इतिहास के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय की हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। हम ऐसे थोड़ी होता है एक महीना पहले युद्ध हुआ, एक दिन पहले लड़ाई हो गई, एक दिन पहले वो राजा बन गया, एक दिन पहले ऐसे नहीं होता ना। हम ऐसे पढ़ते हैं सीधा 1757 का युद्ध हुआ, उस युद्ध के ये परिणाम थे, उसके बाद सीधा 1764 का युद्ध हो गया, उसके ये परिणाम थे। ऐसे तो नहीं पढ़ते 1 जनवरी 1757, 2 जनवरी 1757, एक एक तारीखें लेके हम नहीं चलते कभी भी। कई बार ऐसी प्रक्रिया में कोई तारीख तारीख तय करना वाकई गलत भी होता है, कई बार गलत भी हो जाती है तारीखें। हर चीज़ इतिहासकारों को भी सही से थोड़ी ना पता होती है जो लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह उठकर चाय पीना थोड़ी शुरू कर दिया था। ऐसा थोड़ी हुआ था कि ये है 1 जनवरी, ठीक है, और भारत के लोग 31 दिसंबर से 1 जनवरी वाले दिन उठे और उन्होंने चाय पीना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं होता ना। धीरे धीरे कोई चीज आती है, उसका इस्तेमाल करने लगा जाता है, उसके बारे में पता किया जाता है, सीखा जाता है उसके बारे में।
इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा होगा। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। हम ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि भाई 1 जनवरी को ही चाय आई थी, कभी भी आ सकती है चाय। जैसे 1857 में चाय फलाने देश में बनी थी और फिर वो उसके बाद इस देश में आई, उसके बाद इस देश में आई। हर किसी चीज़ का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई एक तिथि नहीं बना सकते। यूं तो ब्रिटिश शासन की स्थापना 1600 में भारत में आ गए थे। 1608 में उन्होंने कंपनी स्थापित कर ली थी भारत में, मतलब 1600 में उन्होंने चार्टर प्राप्त किया था, 1608 में उन्होंने कंपनी स्थापित कर ली थी। तो हम एक तिथि नहीं बना सकते कि मतलब उन्होंने पूरा भारत पर कब शासन बिल्कुल कंट्रोल में लिया था अपने। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था या समाज किस दिन बदलाव आए, ये बताना संभव नहीं होता। अब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुए थे, वो राष्ट्रीय आंदोलन 1915 से महात्मा गांधी के टाइम के आंदोलन राष्ट्रीय माने जाते हैं क्योंकि वो बड़े स्तर पर हुए थे। लेकिन क्या उससे पहले भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे? इनकी कोई फिक्स तारीख नहीं है, ये बताना संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती हैं, ये हमें सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं। लगभग सही अवधि के बारे में विकास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे। हम सिर्फ एक अवधि के बारे में पता कर सकते हैं। फिर इतिहास, फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं जब उनको पता ही नहीं। लेकिन हमें देखना पड़ता है क्योंकि हमें पता चलता है कि सबसे पहले ये चीज़ हुई होगी, फिर ही तो ये हुई होगी, उसी का रिजल्ट ये होगा ना। इसलिए हम तारीखों को जोड़ कर देखते हैं। इस जुड़ाव की एक वजह है समय पर युद्ध और बड़ी घटनाओं का के ब्यौरों को इतिहास माना जाता है। पहले जो था वो सिर्फ युद्ध और जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी उन्हीं को इतिहास माना जाता था। यह राजा और महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। पहले सिर्फ राजा महाराजाओं के बारे में जो कुछ लिखा जाता था ना उसी को ही इतिहास माना जाता था। ठीक है, कौन सा साल कौन सा राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, ये सब चीज़ों के बारे में पहले हम ज़्यादा नोटिस करते थे इतिहास में। वह कब मरा, उसके बाद कौन कौन से शासन गद्दी पर बैठे, इस तरह घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहास तिथियों का महत्व भी बना रहता है। हम भी रुचि लेते हैं कि अकबर कब राजा बना होगा, कब उसने चेंजेस लाने शुरू किए होंगे, कब उसने कौन सी नीति अपनाई होगी, कब उसने किसको अपनी राजधानी बनाया होगा। इस तरह के सवाल हमारे दिमाग में आते रहते हैं और उन्हीं का महत्व भी होता है। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास को किताबों में आपने देखा कि अब इतिहासकार बहुत सारे मुद्दों पर दूसरे सवालों पर भी लिखने लगे हैं। अब सिर्फ राजा पर नहीं लिखा जाता, अब एंशियंट हिस्ट्री में पहले हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखते हैं। ठीक है, आम जनता के बारे में भी इतिहासकार लिखने लगे थे, हम वो भी पढ़ते हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लिखा जाने लगा है। अब इतिहासकार बहुत सारे मुद्दों और दूसरे सवालों पर लिखने लगे हैं। इस पर ध्यान देते हैं कि लोग अपनी रोजी रोटी किस तरह चलाते थे, क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार कैसे फैले, किस तरह रियासतें बनी और पनपी। अब हम ये भी देखते हैं कि मान लीजिए ये शहर है, ये कब बसाया, किसने बसाया, यहाँ के लोग कैसे रहते थे, इसका अंत कैसे हुआ। जैसे विजयनगर साम्राज्य पढ़ते हैं कि उसका अंत हो गया था कुछ ही टाइम में। कौन सी तारीखें इंपॉर्टेंट है अब हमें ये जानना है। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का एक पैमाना होता है। हमें जो तारीखें चुनते हैं उनके इर्द गिर्द कहानी बुनते हैं। देखिए, अब हमने मान लीजिए 1757 तारीख को चुना, 1757 साल को सुना, उसके बाद 1764। इस तरह एक कहानी बनाने के लिए हम इन दोनों को कनेक्ट करके चलते हैं, कहानी बुनते हैं। ये चीज़ें अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि कुछ खास घटनाओं को मानकर चलते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है तो नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं और तारीखों का इम्पोर्टेंस भी बदल जाती है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है क्योंकि सबने अलग अलग नीतियां अपनाई, अलग अलग चीजें की, तो इसलिए हर किसी गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला गवर्नर जनरल जो बना था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। तब से लेकर बाद में जितने भी गवर्नर जनरल बने और उसके बाद वायसराय का पद का सृजन किया गया और उसके बाद जो भी वायसराय बने वो सब इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जैसे कि हम बाकी के अध्याय में पढ़ेंगे, हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी और कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, एविन आदि के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद वायसरायों का काल खत्म हो गया था। इस तरह ये सिलसिला चलता ही रहता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बनता ही रहता है। इतिहास में इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों और उनकी गतिविधियों उपलब्धियों के आधार पर तय किया जाता है। मतलब मान लीजिए लॉर्ड डलहौजी ने राज्य की हड़प नीति बनाई थी, जिसके तहत राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस तरह सारे वायसराय ने, सारे गवर्नर जनरल ने कोई ना कोई काम किया था और उसी वजह से हम इम्पोर्टेंट मान के चलते हैं उनको। ये ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई चीज ही नहीं थी। लोग ऐसे देखते थे कि भाई ये लॉर्ड डलहौजी का लाइफ है, इसके आसपास तो जिंदगी नहीं चलती। क्यों भाई, आम लोग भी तो जीवन यापन कर रहे हैं ना।
इन लोगों का जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास के अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। इनके बाहर भी बहुत सारी चीज़ें चलती थी। अब हम इस दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते। गवर्नर जनरल उनके चौखट पर भारतीय इतिहास के विभिन्न समूह और वर्गों को गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम डलहौजी के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि जब उसने हड़प नीति चलाई थी तो उसने सतारा, झांसी, इस तरह कई राज्यों का ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश शासन में विलय कर लिया था। ठीक है, ओके। और उसके आसपास तब वो राजा लोग वो भी तो जीवन यापन कर रहे थे ना, अपना तो नहीं है, उनकी कहानी खत्म हो गई। अगर ये वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड डलहौजी आ गए, उनकी कहानी भी चलती रहती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य बना रहे, लेकिन हम इनको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि कुछ बैलेंस बना रहे चीज़ों का, एक के बाद चीज़ों की स्टोरी बनती जाए। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके। किसी भी चीज़ को आसानी से समझने के लिए हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे जानवर और पक्षी हैं, हम इनको जानवरों और पक्षियों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चिड़िया उड़ रही है और नीचे शेर जा रहा है। नहीं, हम जंगल की बात अलग से करते हैं, हम चिड़ियाओं की बात अलग से करते हैं, जो चिड़ियाएं जंगल में रहती हैं उनकी बात अलग से करते हैं। इस तरह हम सब चीज़ों को डिवाइड करके पढ़ते हैं ताकि हमें आसानी हो और हम याद रख सके चीज़ों को। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो कहानी में मददगार होती है, जैसे शेर और चूहे की कहानी में। ठीक है, हम सिर्फ शेर और चूहे की कहानी पर ही फोकस करते हैं। हम ये तो नहीं देखते आसपास के जंगल में क्या चल रहा था, वहाँ पे हिरण भी था क्या, वहाँ पे हाथी भी था क्या, लेकिन हम सिर्फ फोकस करते हैं शेर और चूहे पे। उसमें ताकि हमारी स्टोरी क्रिएट हो जाए। उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती। जैसे शेर और चूहे की कहानी में सिर्फ उन दोनों की स्टोरी मायने रखती है ना, उसमें भारतीयों की कहानी कोई मायने नहीं रखती थी। उसी तरह अंग्रेज अधिकारियों में सिर्फ इन्हीं की स्टोरी मायने रखती हैं, आम भारतीय कोई इनका मायने नहीं रखते। तो फिर क्या किया जाए, उनके अगर कोई उनको नहीं लिखा जाता था, जाहिर है हमें इतिहास का अलग से खाका बनाना पड़ेगा, हमें उसके लिए अलग से देखना पड़ेगा। जिन चीज़ों को महत्व दिया जा रहा है वे महत्वपूर्ण रही भी होंगी या नहीं, वो ऐसे ही महत्व दे रहे हैं सिर्फ अपनी वजह से। हम अवधियां कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जेम्स मिल, जेम्स मिल ने एक बुक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। इसने अंग्रेजों के बारे में लिखी। देखो, एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश तीन कालखंडों में बांटा। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीन कालखंडों में बांटा। पहले हिंदू राज कर रहे थे, फिर मुस्लिम आए, पहले हिंदू आए, फिर मुस्लिम आए, फिर ईसाई या फिर ब्रिटिश कह सकते हैं उनको, वो आए। तीन कालखंडों में बांटा। इन तीन कालखंडों में उन्होंने इसको बांटा और निर्धारित लोगों को मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? ऑब्वियसली दिखाई देती है। ऐसे हर चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती है। हम उसको सिर्फ ब्रिटिश मानकर नहीं चल सकते, हम उसको सिर्फ मुस्लिम मानकर, मुगल मानकर नहीं चल सकते, सिर्फ ब्रिटिश मानकर नहीं चल सकते, क्योंकि चीज़ें इंटरलिंक्ड होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। जब ब्रिटिश लोग आए थे भारत में तो मुगलों का कौन सा शासन नहीं चल रहा था, चल ही रहा था। उन्होंने मुगलों के साथ युद्ध भी तो लड़े थे ना। इसे इनको हमें मानकर चलना होता है। इतिहास में अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि हमें उसे पढ़ने में आसानी हो। एक दौर की खासियतें उसके तत्वों को केंद्र में रखकर पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। अगर हम किसी चीज़ को एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो वो हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। जैसे मुगलों के काल में हम आराम से रह रहे थे, हालांकि उन्होंने थोड़े बहुत कर लगाए, लेकिन फिर भी एक आम इंसान अच्छे से जीवन यापन कर रहा था। लेकिन वही ब्रिटिश अंग्रेजों के आने पर उनसे इतने ज़्यादा टैक्स लिए जाने लगे, उनको ठीक से रहने नहीं दिया गया, वो खाली पेट सोते थे। इस तरह उनके आने से आम जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। हम मुगलों के टाइम पे बिल्कुल सही लाइफस्टाइल जी रहे थे, हमारा जीवन यापन अच्छे से हो रहा था। मिल को लगता था कि सारे एशियाई सभ्यता समाज के मामले में यूरोप से पीछे है। एशिया के जितने भी देश हैं ना, ये हो गया चीन, और ये हो गया रूस, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इनको लगता था ये सारे हैं जो यूरोप से पीछे हैं। यूरोप में सबसे ज़्यादा प्रगति हुई है। लोगों का सामान चुरा चुरा के इस्तेमाल करोगे तो प्रगति तो होगी ना।
जिनके सहारे हम इन बांटते हैं और विचारों को दर्शाते हैं। इतिहास में उनकी समझदारी थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू और मुसलमान तानाशाह का राज था। उन्हें ऐसा लगता था कि बस यहाँ लोग तानाशाह रहते थे और मार पीट के युद्ध लड़ लड़ के बस जीवन यापन कर रहे थे, और तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। जो कुछ था हमारे आने के बाद ही हुआ। केवल बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वास का बोलबाला था। केवल ये लोग युद्ध लड़ना जानते थे और इन्हें कुछ भी नहीं आता था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। भारत भाई ऑलरेडी एक सभ्यता थी। भारत की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से अब तक चली आ रही है, तो क्या भारत में सभ्यता नहीं थी? लेकिन नहीं, इनका मानना तो ये था कि ब्रिटिश शासन के आने के बाद ही सीधी राह पर भारत चलेगा, बिल्कुल विकास करेगा। इस काम के लिए जरूरी था भारत में यूरोपीय शिष्टाचार लाना, कला संस्थानों और कानूनों पर लागू किया जाए। उनको लगता था अगर हम हर चीज यूरोप की इन पर थोप देना तो ही भारत जो है विकास कर पाएगा, तब तक नहीं कर पाएगा। मिल ने यहाँ तक सुझाव तक दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा करने लगा। उसने अपनी जो बुक लिखी थी ना, ब्रिटिश भारत का इतिहास, उसमें उसने ऐसा कहा था कि भारत पर पूरे तरीके से कब्जा ही कर लेना चाहिए, फिर इनका विकास होगा, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। वो समझते थे कि भारत के सुखी जीवन के लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है अंग्रेज और इनकी सभ्यता। अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। सोच देखो इनकी, क्यों भारत इतने टाइम से चल नहीं रहा था क्या? अंग्रेजों के बिना भारत प्रगति नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत बात है। भारत पहले से भी बहुत अच्छे से भारतीय लोग जीवन यापन कर रहे थे। भारत इतिहास की इस धारणा ने अंग्रेजी शासन के प्रति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन की प्रगति और सभ्यता का प्रतीक थी ये वाली चीजें, कि वही लोग सबसे ज्यादा सुपीरियर हैं। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। वो ये मानते थे कि अंग्रेजी शासन से पहले भारत में कुछ नहीं था। क्यों नहीं था? अंग्रेजी शासन से पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों हम इस तरह की धारणा को स्वीकार करेंगे? पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या इतिहास के दौर को हिंदू और मुसलमान का दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? ये कह रहे हैं कि उसे या तो सिर्फ हिंदू का दौर कहना चाहिए या मुसलमान का दौर कहना चाहिए। क्यों भाई? भारत में तो पहले से ही बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे। जब से सिंधु घाटी सभ्यता बनी है, तब से माना जाता है कि यहाँ कई धर्मों के, कई वर्गों के लोग रहते थे। सिर्फ एक वर्ग नहीं था, यहाँ एक धर्म नहीं था, बहुत सारे धर्म एक साथ चलते थे और अच्छे से जीवन यापन करते थे। कुछ युग को केवल एक समय उनके शासकों के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ शासकों के धर्म के हिसाब से भारत को तय नहीं कर सकते, भारत के इतिहास को। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब हम यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। अगर मुगल शासन कर रहे हैं तो क्या हिंदू लोग जीवन यापन नहीं कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। शासकों का धर्म मायने नहीं रखता। शासकों के होते हुए भी भारत में बहुत सारी आम जनता बहुत अच्छे से जीवन यापन कर सकती है, सिर्फ अंग्रेजों के अलावा। औरों के जो तौर तरीके का बहुत महत्व होता है। आम जनता, हम मुगलों के इतिहास में तो आम जनता का जीवन बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, बहुत सारे राइटिंग्स में लिखा गया है। प्राचीन भारत के सारे शासकों का एक धर्म नहीं था, बिल्कुल नहीं था। बहुत अलग अलग धर्म के लोग थे। यहाँ कोई अलग धर्म का शासन कर रहा था, यहाँ कोई अलग धर्म का शासन कर रहा था, यहाँ कोई अलग धर्म का शासन कर रहा था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में बांटकर पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास में हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं और वेदों पुराणों को पढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ते हैं मुगलों को और भी थोड़े जो राजवंश हैं उनको। आधुनिक में हम पढ़ते हैं अंग्रेजों को और अंग्रेजों के बाद में जो भी हुआ 1947 की आज़ादी के बाद उसको। ठीक है। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की समझ पश्चिम से आई है। लो भाई, अगर हमने ये डिवाइडेशन किया है ना, ये भी वेस्टर्न कल्चर से है, पश्चिम से आया है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क और लोकतंत्र मुक्ति जैसी समानता इनके आधार पर देखा जाता है। हमारे भारत में आज लोकतंत्र है। हमारे भारत में लोकतंत्र कायम हुआ था आज़ादी के बाद। बस ये उन्हीं की सोच है ये, और उसी को ये लोग मानते हैं आधुनिक। मध्यकालीन समाज भी ऐसे जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी, ऑब्वियसली नहीं थी। वहाँ राजाओं का शासन था मध्यकाल में। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को सोच विचार कर अपना सकते हैं? जैसा आप किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। अंग्रेजों के पास बिल्कुल भी समानता नहीं थी, लोगों के पास स्वतंत्रता भी नहीं थी, मुक्ति भी नहीं थी। सब कुछ उन्हें ब्रिटिश अंग्रेजों के अंडर ही करना पड़ता था और उनकी हर नीतियां, उनकी हर चीजों को मानना पड़ता था। यह न आर्थिक विकास और न प्रगति का दौर था। बिल्कुल प्रगति का दौर नहीं था, ना ही यहाँ पे आर्थिक विकास हो रहा था। भारत इवन कमजोर होता जा रहा था आर्थिक स्तर पर,
क्योंकि वो भारत से सारी चीज़ें ले जाकर अपने देश में सामान बना बनाकर भारत में उसको महंगा करके बेच रहे थे। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग करते हैं। औपनिवेशिक था जब हम पर कोई अलग देश शासन कर रहा था तो उसे हम औपनिवेशिक कहते हैं। औपनिवेशिक क्या होता था? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता, स्थानीय नवाबों राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए उनसे पैसा वसूला, अपनी जरूरतों और चीज़ों के लिए सस्ती कीमत पर सामान खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलें उगवाई। उन्होंने युद्ध लड़े, राजाओं से उनके क्षेत्र छीने। उन्होंने इन क्षेत्रों से बाद में राजस्व वसूला। ये आ गया इनके पास पैसा। ठीक है। इन्होंने सस्ती चीजें खरीदी, यहाँ से कच्चा माल, जैसे ये लोग पेड़ वगैरह, लकड़ी वगैरह, या सूती कपड़े के लिए फसलें वगैरह, सस्ता माल खरीदा। यहाँ से इन्होंने सस्ता माल खरीदा और निर्यात किया अपने देश में, ब्रिटेन में। वहां से इन्होंने चीजें लाकर बेची भारत में। ठीक है। उन्होंने जो खाने वाली खाद्यान्न फसलें थी ना, गेहूं वगैरह, उनको छोड़ के नील की खेती करवाई ताकि वो अपने देश में बेच सकें, क्योंकि नील की उस टाइम यूरोप में बहुत मांग थी, और इंग्लैंड में भी। आप ये जानेंगे कि ये सारी ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ मूल्य मान्यता और नापसंद पसंद के तौर तरीकों में क्या बदलाव है? बहुत बहुत मूल्य मान्यताओं में, नापसंद में बहुत सारे बदलाव आए। लोगों का पूरा जीवन बदल गया। जब एक देश दूसरे देश पर इस तरह के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बदलाव आते हैं तो उसे औपनिवेशिकरण कहा जाता है। जब कोई देश राजनीतिक तौर पर, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर किसी देश के अंडर में होता है तो उसे औपनिवेशिकरण कहा जाता है। लेकिन जल्दी ही आप ये समझाएंगे कि ये सारे वर्ग समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। ये सारे इनको एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे, इसलिए हम किताब को, यानी अतीत को केंद्रित नाम दिया गया, अतीत केंद्रित नाम दिया गया है। इस बुक को हमारे अतीत नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये हमारे इतिहास पर आधारित है। हम किस तरह जानते हैं? भारतीय इतिहास पिछले 250 सालों का इतिहास लिखने के लिए इतिहास कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? हम इतिहास को सिर्फ स्रोतों के माध्यम से जान सकते हैं, और ये कौन कौन से स्रोत है इसके बारे में हम जानेंगे। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। जो सरकारी रिकॉर्ड होते हैं उन्हीं से ज़्यादातर इतिहासकार हमारा इतिहास लिखते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिख के रखी थी। अंग्रेज जो थे वो हर चीज़ को लिखित रूप में रखते थे ताकि उस चीज़ों को आसानी से, उसके निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच और साफ साफ लिखना जरूरी था। हर चीज़ को वो अच्छे से लिखते थे ताकि उसको अच्छे से अध्ययन किया जा सके, अच्छे से समझा जा सके। से ये गांव है, इसे कितना कर आया, कितना बकाया है, कितनी चीज़, हर चीज़ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञान, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई, और बाद में एक संस्कृति ही चल गई कि अब हर चीज़ लिखित रूप में ही आएगी। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। वो हर पत्र को, हर दस्तावेज को, हर हर डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखते थे। उनके हिसाब से हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है और होती भी है। उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। उन्होंने अलग अलग जगह पे अभिलेख कक्ष भी बनाए। ठीक है। और शासकीय संस्थान में अभिलेख कक्ष बनवाए, तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। हर चीज़ जो भी उनकी बिल्डिंग थी ना, हर चीज़ की, या हर प्रशासन शासन की, वो हर चीज़ के अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव्स बनाए जाते थे और संग्रहालय भी बनाए जाते थे। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन एक शाखा से दूसरी शाखा भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आज भी लेखाकारों में देख सकते हैं। मान लीजिए ये इनका कोलकाता में सेंटर है और ये इनका मद्रास में सेंटर है। यहाँ से जो यहाँ पे पत्र भेजे गए थे वो सारे पत्र यहाँ पे सुरक्षित हैं, डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखा गया है। आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। अभी भी जैसे स्कूल्स में छुट्टी होती है तो उसके लिए जो, अगर उसके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा कोई छुट्टी होती है ना जारी, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि उनके उनके द्वारा ये वाली छुट्टी ऐसे ऐसे की जाती है, यहाँ पे उनके साइन होते हैं। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को भी वो संभाल के रखते थे और हम आज भी ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं।
और प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव भी देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। जब 19वीं सदी की शुरुआत हुई थी ना, तो इन दस्तावेजों की कॉपीज फोटोकॉपी बना बना के रखा जाता था। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे, जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती थी ना, तो वो लोग इन्हें लिखते थे, जिन्हें लिखने का बहुत अच्छा ढंग था। खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखते हैं। जैसे अभी कंप्यूटर है ना, देखो कितनी सुंदर राइटिंग में ये चीज़ लिखी हुई है। या हर चीज़ कंप्यूटर में बहुत अच्छी राइटिंग में हम डिफरेंट डिफरेंट चीज तरह से लिख सकते हैं, उसी तरह से ये भी वैसे लिखी गई थी। इस तकनीक के सहारे प्रत्येक विभाग कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। अब वो बहुत सुंदर ढंग से रखे होते थे और उनकी कई फोटोकॉपीज भी तैयार की जाती थी। अब है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। वो लोग सर्वे को क्यों इतना वैल्यू देते थे? सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों को विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसे सही ढंग से जानना जरूरी है। अभी हम भी कहते हैं कि अगर आपको मान लीजिए 8th क्लास का पेपर देना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बुक से कितने क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये अंग्रेज जो थे ना, ये हर इलाके को जाने के लिए पहले उसका नक्शा बनाते थे। मान लीजिए इसे इन्हें यहाँ पे कब्जा करना है, तो ये लोग पहले यहाँ पे नक्शा बनाते थे कि यहाँ पे इनका महल है, यहाँ पे कुछ बस्तियां हैं, तो ये लोग कहाँ से एंट्री करेंगे और कैसे कुछ करेंगे। तो हर जगह को जाने के लिए उसका नक्शा महत्वपूर्ण होता है। 19वीं सदी के शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए कि किस गांव से कितना राजस्व वसूला जा सकता है। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय इतिहास और फसलों का पता लगाया जाता था। मतलब हर चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी कि कौन सी चीज कैसे है, और वहां पे हम लोग कैसे राजस्व ले सकते हैं, कैसे उनका लोगों का जीवन कंट्रोल किया जा सकता है। 19वीं सदी के आखिर 10 साल की जनगणना की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनके व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा। मान लीजिए इन्होंने यहाँ पे इसका सर्वेक्षण किया, यहाँ पे 200 लोगों की जनसंख्या रहती है। 100 लोग खेती करते हैं, 50 लोग कोई नौकरी करते हैं, 50 लोग साफ सफाई का काम करते हैं दूसरों के घरों में। तो इस तरह इन्होंने हर चीज के सर्वेक्षण तैयार किए। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण की, वहाँ पे कौन सी फसल होती है इस गांव में। और प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, जैसे कि इस गांव में इतने सारे जानवरों की जो जनसंख्या है, इसमें कितने जानवर कौन कौन से हैं। पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण, कई तरह के सर्वेक्षण किए गए। पुरातात्विक में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी ना, वैसे उसकी खोज करना ये पुरातात्विक सर्वेक्षण होता है। मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण जो ह्यूमन से रिलेटेड होता है, मानव से रिलेटेड होता है। वन संरक्षण, जंगलों से, कितनी भूमि जंगल है, कितने भी पेड़ उगे हुए हैं, कितने पे उगाए जा सकते हैं। अब है अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। देखो ये जो सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास अंग्रेजों के टाइम पे, ये मोस्टली सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, और सरकारी रिकॉर्ड्स कभी भी सही जानकारी नहीं देते। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत सारी कुछ चीज़ों का पता लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सरकारी रिकॉर्ड है। ऑब्वियसली ये सरकारी रिकॉर्ड है और इनके बारे में हर चीज़ हम सच नहीं मान सकते। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी, और वो क्या सोचते थे। उनके सिर्फ सरकारी अफसरों की सोच के बारे में ही यहाँ पे लिखा हुआ था, और किसी चीज़ के बारे में यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं गई थी। बाद में उन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे, किन चीज़ों को वो बचा के रखना चाहते थे, किन चीज़ों को वो नहीं रखना चाहते थे। इस रिकॉर्ड से हमें उन्हें समझने में मदद मिलती है कि किस देश के लोग दूसरे देश के लोगों से महसूस करते थे। हमें ये नहीं पता चलता कि अगर ये लोग कैसा महसूस करते हैं तो दूसरे लोग कैसा महसूस करते होंगे। एक तरफा जानकारी मिलती है सिर्फ। इनसे हमें ये चीज़ नहीं पता चलती कि जो दूसरे लोग हैं वो क्या सोचते थे और उनकी कार्रवाइयों के ऊपर वो क्या वजह थी। इस बात को जानने के लिए कहीं और देखना होगा। हमें ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती। सरकारी रिकॉर्ड के मामले उन्हें जरा ढूंढना मुश्किल होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियां, तीर्थयात्रियों और यात्रियों के संस्मरण, और महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं। जो लोग हमारे देश में, मान लीजिए यहाँ पे अंग्रेजों का शासन है, यहाँ पे जो घूमने के आए हैं, घूमने के बारे में आए हैं, तो अपनी किताब में लिखेंगे। लोग अपने बारे में डायरियां भी लिखते हैं, आत्मकथाएं होती है लोगों की, तो उनसे हमें बहुत जानकारी मिलती है। अखबार, उसके बाद अखबार वगैरह छपने लगे थे, तो उससे बहुत सारी चीज़ें छपने लगी थी और हम बहुत सारी चीज़ों को जानकारी आसानी से पता लगवा सकते हैं। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखा ना जानते थे। अनपढ़ लोगों के बारे में ये नहीं है। आदिवासी किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, और सड़कों और सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीबों के बारे में ये नहीं है। उन्होंने ना ही ये लिखा, ना ही उनके बारे में ऐसा लिखा गया।
हमारे कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जो शिक्षित लोगों ने या फिर जिन्होंने भी पुस्तकें वगैरह छापी थी, वो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के बारे में, पढ़े लिखे लोगों के बारे में थी। उनमें आदिवासी, किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किसानों, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो उनके बारे में नहीं लिखते थे, वो किस अनुभव से गुजर रहे हैं। अगर हम थोड़ी कोशिश और करें तो हम इस बात में इन बातों के बारे में जान सकते हैं। अपनी अगली बुक में, इस बुक में हमें आगे पता चलेगी, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में दिया गया है। फर्स्ट यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स के हैं, सही और गलत के। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांटा। अब यहाँ ईसाई है और ब्रिटिश है, तो सही है, ट्रू है इसका आंसर। इसके बाद है सरकारी दस्तावेजों ने हमें समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका आंसर होगा फॉल, क्योंकि वो सिर्फ अपनी सरकारी बातों का जो आदान प्रदान है, उसी उसी को उन्होंने सेव करके रखा है। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ये ट्रू है, वो उन्होंने इसलिए सर्वेक्षण करवाए थे ताकि उन्हें शासन करने में आसानी हो। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कि जिस तरह कालखंडों में बांटा, उनमें क्या समस्याएं हैं, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा, इतिहासकार पुराने अखबारों से जानकारी जुटाते हैं, वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। और इसमें हमने सबसे पहले हमने देखा कि तारीखें क्यों महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद हमने देखे थे तारीखों की इंपॉर्टेंस के बाद हमने देखा था जेम्स मिल ने वर्गीकरण किया है अलग अलग उसको पढ़ने के लिए, और कौन सी तारीखें इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर हम जब जेम्स मिल का वर्गीकरण देखते हैं, जिन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में उनको बांटा है ताकि उसे पढ़ने में आसानी हो। जेम्स मिल के वर्गीकरण के बाद हमने पढ़ा औपनिवेशिक क्या होता है। जब कोई एक देश दूसरे देश पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तौर पर कब्जा कर लेता है, उसे औपनिवेशिक कहते हैं। फिर हमने देखा कि प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, वो हर छोटी छोटी चीजों को, पत्रों को संभाल के रखते थे। फिर हमने देखा सर्वेक्षण का महत्व, कि वो अपने शासन को आसान बनाने के लिए और कर वसूलने के सर्वेक्षण करते थे। और जो सरकारी रिकॉर्ड्स है, वो सिर्फ सरकारी और उनके अधिकारियों की जानकारी देते थे, आम आम जनता की, आम जीवन की नहीं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। थैंक यू सो मच।